वेलकम बैक नाजरीन। हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि शहर के अंदर जिस तरह मुलजमान जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं, कई सौ अफराद को जो है वो जान की बाजी हार देते हैं और लोगों को कत्ल गारतगरी करते दिखाई देते हैं। मोबाइल फ़ोन ना देने पर गोलियां मार देते हैं, मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हैं। मामला यह है कि इसके ऊपर सरकार कोशिश कर रही है। सेफ सिटी के ऊपर माजी में भी बैठकें हुई हैं, वो भी हमने रिपोर्ट की हैं, आप तक पहुंचाई हैं हमारे रिपोर्टर्स ने, और साथ एक अहम बैठक हुई है। अब मामला क्या है? लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों को एक सवाल उठता है कि जनाब ये कहाँ से आते हैं? ये कोई आसमान से टपकते हैं, ज़मीन फाड़ के कोई निकलता है और फिर वापस कैसे चले जाते हैं? अगर इधर ही रहते हैं तो फिर पकड़ में क्यों नहीं आते? बहुत सारे सवाल आते हैं। ना सिर्फ एक आम शहरी बल्कि सनतकार भी इसके अंदर परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी तो कारोबार कैसे कर सकेंगे? कहने को माशी हब है, कहने को ये कराची के अंदर ये बात खुलेआम हमें खुद सियासतदान हुक्मरान बता रहे होते हैं कि जनाब ये चलता है शहर ना तो फिर पाकिस्तान चलता है। थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब सेफ सिटी के ऊपर काम होना शुरू हो रहा है। इसके ऊपर सनतकारों की नुमाइंदा तंजीम है काटी, उनके सदर जौहर अली साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। मैं उनसे पूछना और जानना चाहूँगा कि सर आपकी अब क्या राय है, क्योंकि सेफ सिटी एक देरीना एक मामला था। सनतकार भी चाह रहे थे, शहरी भी चाह रहे थे कि कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हो कि जिस तरह मॉनिटरिंग तो मुमकिन बन सके, कौन मार के जा रहा है, कौन लूट कर जा रहा है, उसकी तस्वीर तो एटलीस्ट उनको मिल सके। जी जौहर साहब। जी जनाब। क्या समझते हैं, क्या बेहतरी आएगी सर? बेहतरी तो बहुत आएगी। दुनिया के जितने भी डेवलप सिटीज हैं, डेवलप मुल्क हैं, उसमें आज जितना भी कंट्रोल क्राइम किया जा रहा है वो कैमरेज के थ्रू और टेक्नोलॉजी के और आईटी के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे कराची में जो सेफ सिटी है काफी टाइम से एक देरीना मुतालबा था और पंजाब में तो इस पर बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। कराची में इन्होंने कोई 12,000 कैमरे लगाने से इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें आई थिंक पहले फेज में शायद 1300 कैमरे लगने हैं, जिसमें से कोई 200-250 के करीब कैमरे हुए हैं जो पहले लगे हुए, उसको अपग्रेड करना है, और 1000 और 1040 के करीब नए कैमरे लगाने। ये पहले फेज में जो है आई थिंक ये पब्लिक सेक्टर की तरफ से लगेंगे, बाद में ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं कि उसमें काम करें। मकसद ये है कि इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है, टेक्नोलॉजी के बगैर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्होंने पहले फेज में जो है वो जो हमारे टूल्स प्लाजे हैं और जो हमारे नेक्स्ट हाईवेज की रोड है वहां पे तो उन्होंने बड़े अच्छे कैमरे लगाए। मैंने उसकी पूरा विजिट भी किया था, लेकिन शहर इतना बड़ा है कि इसमें इसको कवर करना 7 सर कितना अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट था, और क्या समझते हैं इतने बड़े शहर में इतनी ताखीर से, मतलब पहले लगना चाहिए था, क्या कहते हैं? ये बहुत पहले लगना चाहिए था और अब भी बहुत ही हंगामी तौर पर लगनी चाहिए, क्योंकि देखें जिस तरीके से शहर में क्राइम है, आपको जो क्राइम के स्टैटिस्टिक्स देते हैं ना, ये वो क्राइम है जो रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा बेशुमार क्राइम ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, जो बिल्कुल लोग जाते ही नहीं है रिपोर्ट कराने, थानों के चक्कर से घबराते हैं, वहां जाते बच्चे वहीं वो बात खत्म हो जाती है, उनकी कोई इतने असर रसूख नहीं है कि वो जाके वहां पर रिपोर्ट करा सकेंगे। तो वो चीजें जो रिपोर्टेड है, तो आप देखें, और ना हमारे पास इतना हाईली इक्विप्ड पुलिस के पास कोई मोबाइल या गाड़ियां या कोई वो है वो वक्त पे पहुंच सके ना कोई। अब असल बात है कि हमारा काम यह है कि कैमरे लगाने का मकसद ये नहीं है कि जराइम रुक जाएंगे। इन कैमरे लगाने का मकसद है कि जराइम होने के बाद मुलजिम गिरफ्तार किए जाए। अच्छा, आपके पास ऐसा निजाम अभी तक नहीं बना कि आप जराइम कंट्रोल करने होने ना दें, वो तो होंगे, लेकिन इसके खौफ से ये होगा कि कुछ कम हो पकड़े जाएंगे, होने के बाद आप इस टेक्नोलॉजी से मुलजिम तक पहुंच सकेंगे, उसको पकड़ सकेंगे। और बहुत बड़ा नेटवर्क है इसको, मेरे ख्याल से मैंने ये भी सुना है कि ये जो थाने हैं उसके अंदर भी उनको भी डिजिटलाइज कर रहे हैं, और वहाँ पे वो एक हर थाने में अभी पहले फेज में तो शायद बोर्ड बेसन पे बनाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये हर इलाके में हर डिस्ट्रिक्ट में चंद थानों को मॉडर्न थाना बनाएंगे और उसके अंदर पूरा इस पे कमांड एंड कंट्रोल मॉनिटर किया है, वो थानों के अंदर ही बैठ के हुआ करेगा। जौहर साहब मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपने एक बात की ना कि मुल्जिमान शायद पकड़े जाएंगे और यकीनी तौर पे सीसीटीवी कैमरे से शनाख्त हो जाती है। फरहान अब्बास साहब माहिर कानून है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। फरहान साहब अब ये गिरफ्तारी भी हो जाती है कहीं ना कहीं, मगर अदालतों से वो कहते हैं जी पुलिस से जी अदालतों से जमानतें भी मिल जाती हैं, ये क्या मामला है? थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बहुत अच्छे टॉपिक पे, मैं पिछले दफा भी टॉपिक पे इस पे सेफ सिटी पे काफी बात हुई थी। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे भाई ने स्टैटिस्टिक्स दिए कि कितने 450 लोग तो मर चुके हैं इसमें। उसके बाद क्या हुआ है, और ये जो सेफ सिटी है ये आप कब से सुन रहे हैं कि भाई ये बनेगा? मसला सेफ सिटी कैमरास का नहीं है, बल्कि मसला ये है कि वो
मकसद जो ऑपरेट हो रहा है, जो उसकी मेंटेनेंस है, जहां क्राइम होता है फिर उस वक्त कैमरा चलता नहीं है, तो वो तो फिर फेल हो गया ना। उसकी जो इंस्टॉलेशन है उसकी मेंटेनेंस को प्रॉपर बनाया जाए, बल्कि अगर वो जहां पर कैमरा खराब है वहां से एसएचओ को जो है वो बाजगश की जाए। अच्छा, कि वो भाई तो ये कैमरा मेंटेनेंस का खराब हो क्यों गया, है। फरहान साहब अब पकड़ा गया मुल्जिम, जी जी। वो कहते हैं जी अदालतें से जमानतें ले लेते हैं आराम नहीं से। देखिए, अदालत जो है, अदालत हर बात आप लोग अदालत पे डाल देते हैं। प्रॉब्लम हम ये नहीं है, डालते, वो नहीं हमें क्राइम तफ्तीश देखिए, वाले बताते हैं पहला कि जमानतें मिल जाती देखिए हैं। मेरी बात सुने, सबसे बड़ा प्रोसीजर है जब आप एफआईआर कटवाने जाते हैं तो आपके सामने पुलिस कल्चर आता है। पुलिस कल्चर के बाद रिमांड। सर, और क्या पुलिस कल्चर नहीं, आता पुलिस है? कल्चर ये कि एफआईआर कैसे कटवाएगा। अभी एक बंदा, ये जो लड़की आई है, उसको ट्रक के नीचे आ गई, उसको कटवाने में 1 दिन लग जाता है, क्राइम लेट हो जाता है, अदालत में जाता है, वो कहता है 12 घंटे 24 घंटे डिले कैसे हो गया। तो आपको निजाम की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर होने की जरूरत है कि वो क्राइम सीन पे फौरन पहुंचे ना। अभी आप ये बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, आप देखिए लाहौर के अंदर उन्होंने टेली कार्ड की तरह एक बूथ लगाया है, फौरन वो दबाते हैं तो वहां रिस्पांस चला जाता है, और वो वहां से माइक के अंदर मोबाइल भी अगर उसका छिन गया तो वो अपने उस बूथ में आवाज देती है कि मैं यहां खड़ी हुई हूं, इस चौक के ऊपर हूं, मेरा मोबाइल छिन गया है, फौरन रिस्पांस टीम आ जाती है। लाहौर में, पंजाब में अभी किया है, तो यहां पर भी ऐसी जरूरत है। तो मार्शल हब, फाइनेंशियल हब है यहां। आप देखें कि सर कर रहे हैं ना, आराम आराम से आ रहे देखिए हैं ना वो सर, लोग। बात सुने, बोट बेसन से शुरू कर रहे हैं। मैंने आज देखा है प्रोजेक्ट पूरा उनका, देखा है टीवी पे कि बोट बेसन में जो है वो लगाया गया है, और पहली उसकी स्क्रीन भी एसएचओ को दिखाई गई है। करके कुछ चीज भेजी नहीं, हो रही है, उसकी मकसद तारीफ ही कर दें मैं फरहान कह रहा साहब। हूं बिल्कुल तारीफ के लायक है, जो अभी एजाज साहब ने बोला है, बिल्कुल काबिल तारीफ है। लेकिन उनको ये जो उसकी मेंटेनेंस है, और जिस जगह पे वो कैमरा खराब होगा, लाजमी वो कैमरा जब क्राइम होगा तो खराब हो जाएगा, या उसके ऊपर कपड़ा डल जाएगा। तो ये तो अभी आप पहले मेरी से बात पेशेंट सुने नहीं ना, करें ना नहीं फरहान देखें साहब। मेरी बात सुना, उसकी सोर्स भी वो वहां से कलेक्ट करे ना। उसका हल ये है कि उसी कैमरे के नीचे एक बोत लगा दें, वहां एक बटन दबाएं रिस्पांस फोर्स का, तो डायरेक्ट वो उसके पास बात कर सके। तो इससे फिर जमानतें नहीं मिलेंगी अदालत नहीं, जमानतों के देखें, आप शहादतें लेकर आएंगे तो अगर पक्की शहादत होती है, अदालत बेल कैंसिल करती है। तफ्तीश में कहाँ मसला आता है? देखिए, मुल्ज़िमान तफ्तीश जो है वो में छूट मसला जाते हैं। वहां आता है जब आप क्राइम सीन पे जाते हैं, वहां पर एक तो गवाह नहीं मिलता, कोई भी थाने को पे एतमाद नहीं करता, पुलिस पे वो कहता है मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो ये तो अवामी सतह पे गलती है ना। उनको आप ऐसा सिविलाइज करें ना, सिविलाइज होने की भी जरूरत है। दूसरा, पुलिस को, पुलिस तफ्तीश सही करती है, पुलिस तफ्तीश बिल्कुल बेचारी अपनी तौर से जो कर सकती होती है करती है, पर जो कुछ सबूत वहां से मिटा दिए जाते हैं। अब आप ये वाकया देख लें कोरंगी के अंदर कि बंदा मरा हुआ पड़ा हुआ है, लोग नोट लूट रहे हैं। तो हमारे यहाँ अवाम भी तो ऐसी है ना, वो नोट लूट रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उसको बेचारे को किसी गाड़ी, रक्षा, टैक्सी में उसको हॉस्पिटल भेज दें। तो सिविक सेंस भी जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ हुकूमत वक्त जो है, रियासत है, उसका काम है, वो हमसे टैक्स लेती है, उसको प्रोटेक्शन करना है। हमें थोड़ी, वो तो आम बंदा है, निकला है बेचारा दारू सेहत के सामने, मियाँ पीछे से आ रहा है, बीवी जा रही है, बेचारा उसको देखा, उसने बाइक यूं मोड़ी और उससे जाके मोबाइल छीन लिया, अकेले बंदे ने, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। कहाँ है एसएचओ, कहाँ है लोग, क्यों नहीं एसएसपी एक्शन लेता? अच्छा जौहर अली साहब, आपके पास भी पुलिस चीफ आए थे, कराची पुलिस चीफ जौहर अली साहब, उन्होंने कहा, आप लोगों ने कहा था जी नफरी जफरी की कोई मसला है, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो मसला हल हो गया, और क्यों नफरी की कमी का सामना करना पड़ रहा है? क्या थानों में कम है नफरी? सर, नफरी की बात आपने छेड़ दी है, तो मैं आपको बताऊं कि नफरी का आलम यह है कि तकरीबन 40-42 हजार पुलिस की नफरी पूरे कराची के अंदर है, जिसमें जो 26 हजार की नफरी पूरे कराची में है, जिसमें जो पुलिस काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है, वो 14,000 है। तो ये 14,000 की 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में है। उसके अलावा जो बाकी है वो कोई वीआईपी ड्यूटी पे है, कोर्ट की ड्यूटी पे है, कोई इन्वेस्टिगेशन में है, तो कोई कहीं और जगहों पर है, वो लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं कर रही। 14,000 लोगों से आप 3 करोड़ की आबादी के शहर को कंट्रोल कर रहे हैं। लाहौर में 337 अफराद पे एक पुलिस वाला है, जबकि कराची में 1250 अफराद पे एक पुलिस वाला है। तो ये, और जबकि यहाँ पे 16-26। सर मेरे नाजरीन, में बार बार कहता हूँ सर, ये जो स्टैट्स आते हैं ना, वो सुन नहीं पाते, दोबारा बोल देंगे सर, कितने लाहौर में कितने? सर, लाहौर में 337 अफराद पे एक पुलिस वाला है, लंदन में 152 अफराद पे एक पुलिस वाला है, न्यूयॉर्क में 292 अफराद पे एक पुलिस वाला है, और कराची में, दिल्ली में भी मेरे ख्याल से 280 अफराद पे एक पुलिस वाला है, लेकिन कराची में 1250 फर्द के ऊपर एक पुलिस वाला है। तो सर आप देखेंगे ये कोई वो मतलब कोई खुदाई फौजदार तो नहीं है कि उनके 10 हाथ या 10 पैर है, वो भी इंसान है। आप सोचें कैसे कंट्रोल होगा? 14,000 की नफरी 2 शिफ्टों में आप चला के, यानी कि 7,000 आदमी से आप 3 करोड़ का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने जा रहे हैं, जबकि शहर के अंदर रजिस्टर्ड 55,000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। बिल्कुल। तो ये गार्ड लोग क्यों रख रहे हैं? इसीलिए रख रहे हैं ना कि उनको वो तहफ्फुज़ नहीं मिल पा रहा, तो लोग अपने प्राइवेट गार्ड लेके चलते हैं।
तो ये तो बड़ा अलमिया था। सर आप लोगों की बैठकें होती है ना अफसरान के साथ भी, कंसर्न पॉलिटिशियंस के साथ भी, कंसर्न वजीरों के साथ भी बात भी की होगी, क्या बात समझ नहीं आती या कोई और मसला है? सर बातें तो बहुत की, बातें बहुत की, प्रपोजल बहुत किए, तजावीज बहुत की, खुद करना शुरू हो गए। हमारे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमने जो है नेबरहुड केयर के हवाले से अपने 5 या 7 सेक्टर्स को डिवाइड किया और उसमें नेबरहुड केयर सिस्टम बनाया, जिसमें उसमें अगर 2 पुलिस वाले उन्होंने हमें नफरी मिली है तो उसके आगे हमने 12 या 10 प्राइवेट गार्ड अपने रखे। उन सबका खाना, उनका पीना, उनकी बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ऑफिस सेटअप, तनख्वाहें सब हम भर रहे हैं, कोरंगी के सनतकार भर रहे हैं। अब उनसे हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि सर कम से कम आप, अगर हमने 20 गार्ड रखे तो 20 गार्ड के कम से कम आप 5 या 8 पुलिस वाले दे दें कि उसके यूनिफॉर्म का एक खौफ होता है पुलिस का, उससे फर्क पड़ता है। जिन इलाकों में हमने ये मॉडल बनाया है वहाँ पे बड़ा जबरदस्त क्राइम रेट में कमी आया, खासतौर पर हमारा सेक्टर 7 है, यहाँ पे लेदर की 40% एक्सपोर्ट होती है पूरे पाकिस्तान की, वहाँ पे सेक्टर बहुत कामयाब है। अभी लास्ट टाइम हमारे वो साबका DIG साहब जो रफकत साहब थे वो आए थे, उन्होंने उससे वहाँ पे 200 नफरी का ऐलान किया था कि हम 200 नफरी आपको देंगे, पूरे कोरंगी इंडस्ट्री एरिया को आप कवर करेंगे, सेक्टर वाइज डिवाइड करेंगे। और सर मादत के साथ 200 तो बहुत दूर की बात है, 2 भी नहीं मिले। 2 भी नहीं मिले। अच्छा सर एक बात बताएं ना, जब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये जो तासुरात, ये जो परसेप्शन बनती है, तो आपके सनतकार आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं और इससे माशी तौर पे मुल्की सतह पे क्या नुकसान पहुंच सकता है? थोड़ा से नाजरीन और शायद कंसर्न अथॉरिटी सुन रही हो, हम बार बार ताजरों की इसलिए बात कर रहे होते हैं कि जी रेवेन्यू चाहिए होता है तो फिर इन्हीं ताजरों के साथ सामने खड़ा हुआ जाता है और पूछा जाता है, बताया जाता है, मगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर वो क्या राय रखते हैं, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। मतलब ये है कि जो आपकी आपने उस दुखी रख पे हाथ रखी है कि सनतकार जो आपका काम कर रहा है ना, खासतौर पर आपके शहर कराची में, हाँ। वो खाली लॉ एंड ऑर्डर से मुतासिर नहीं है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उसके पास बिजली भी नहीं है, बिजली है तो पूरे रीजन में सबसे महंगी है, गैस उसके पास नहीं है, मार्कअप रेट पूरे रीजन में हाईएस्ट है, पानी वो 50 से लास्ट से 1 करोड़ रुपए का पानी खरीद के, अपने ही पानी अपनी पैसों से खरीद के इस्तेमाल करता है। उस पर भी सब सॉइल टैक्स के नाम से, सब सॉइल वाटर के नाम से अभी नए इन्होंने फार्मूला लाया जिसके भी पैसे वसूल किए। वो पानी जो अपने प्लॉट से निकाल के उसको RO के तहत अपने इस्तेमाल के काबिल बनाता हूँ, कहते हैं जी इसके ऊपर भी आप पैसे देंगे हमको। खाली एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इंडस्ट्री की तो आप बात करेंगे तो इतना बड़ी कहानी है कि आप हैरान हो जाओगे सुन के। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर है, भाई लॉ एंड ऑर्डर सर मुझे सबसे आपकी बातें सुन के ऐसा अंदाजा हो रहा है सबसे मजलूम तबका ही शायद ये सनतकार हैं। सर है ना, देखें मैं कहता हूं कि जो आप एक्चुअली हकाइक लोगों को पता नहीं हो, आप सनतकार को आपको उसकी बिल्डिंग नजर आती है, हाँ। उसकी गाड़ी नजर आती है, उसको शीशे में बैठे हुए AC का कमरा नजर आता है, लेकिन जो उसके AC के कमरे में उसके पसीने छूट रहे होते हैं ना, वो उसी को पता होता है। क्योंकि देखें ये अब जो दौर है ना, ग्लोबल विलेज का दौर है। आज एक मोबाइल फोन पर दुनिया का कारोबार होता है। आप अपने नेबर कंट्रीज के साथ जो आपके बिग कंपटीटर हैं, उनसे आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में 30 से 35% ज्यादा बेयर कर रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे? सर आज इतलात आ रही है ना जी, बिजली में 9 सेंट तक पहुंच जाएगी कुछ यूनिट के जी वो एक आवाज आई है, हमें भी आई है कि अभी हम 16 सेंट की बिजली दे रहे हैं, हमारे नेबर कंट्री में 7 से लेकर 9 सेंट की है। तो खुशाइन खबर आई है कि हम पाकिस्तान में भी बिजली 9 सेंट की हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। सर हम 16 सेंट की देके भी आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब 9 सेंट की मिलेगी तो फिर उसके बाद क्या हाल करेंगे आप सोचिए। बहुत जबरदस्त जौहर अली साहब, मतलब आपसे गुफ्तगू करके ना मजा भी आता है थोड़ा सा। नाजरीन भी यकीनी तौर पे इस चीज को समझ रहे होंगे। देखिए ये फैक्ट्स है ना ताहिर अब्बासी साहब, ये मसाइल हैं सनतकारों के कि सनतकार अब कह रहा है भाई अब मुझसे बताओ मैं क्या करूं, ना बिजली दे रहे हो, ना पानी दे रहे हो, ना सिक्योरिटी दे रहे हो, फिर कह रहे हो जी यहाँ पे करें जी, चले भी कर भी लेते हैं, तो फिर सूरत हाल फिर ये कोफ। हाँ ये आप देखिए, मतलब कि एक बात भी चली थी कि जी वो फ्लाइट कैपिटल हो रहा है, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। पहले वो एक खबरों के हद तक बात थी, लेकिन अब पता है लोग, मसला क्या है कि कोई शख्स, कोई सनतकार जिसकी इस मुल्क में 70, 78, 75, 70 साल की हिस्ट्री है, लोगों की 2-2 नस्लें, तीसरी नस्ल जवान होकर आना शुरू हो गई। भाई कोई मुल्क छोड़ के जाना नहीं चाहता। जो मजा, जो अय्याशी और जो ताकत अपने मुल्क में रहने की है वो कहीं आपको नहीं मिलती है। आप दूसरे मुल्कों में जाके B क्लास सिटीजन बन जाते हैं, आप वहाँ पे टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बसों में घूमते हैं। ये बदमाशी अय्याशी इसी मुल्क में, खुदा इसको कायम रखे। लेकिन मसले जब आप, अच्छा जौहर अली साहब, ये जो कराची के अंदर जो मसाइल हैं, बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान के अंदर ही बाउंड्री के अंदर बात करें तो हम ये बात सुन रहे होते हैं कि जी किसी को मौका नहीं मिल रहा ना, तो कम से कम पंजाब की तरफ लेके जा रहा है अपनी सनतें। सॉरी क्या कहा आपने? आवाज कराची के बहुत सारे सनतकार जिनको मौका मिल रहा है तो उन्होंने अपनी सनतें मुंतकिल कर ली पंजाब की तरफ। सर करेंगे ना, देखें
सर पाकिस्तान बाउंड्री तो बॉर्डर तो एक ही है ना, फिर कराची और फिर पंजाब, मतलब फर्क क्या है इधर, मसाइल क्या है? मैं आपको एक और बात बताऊं, फर्क ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त कराची की पाकिस्तान के दूसरे शहरों से ज्यादा हो गई है। कैसे? पहले कराची में माल बनके पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बिकता था, अब दूसरे शहरों से माल बनके कराची में आके बिकता है और यहाँ की इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। तो सर ये कोई मुनज़्ज़म अंदाज में है, मतलब इसको कोई साजिश करार दे सकता है कि भाई जहाँ पे इतनी सारी सनतें ऑलरेडी लगी हैं, फिर निकाल के किसी और जगह पे स्टैब्लिश करना, एक महीना देख तमन्नाई, और फिर आप खाली बिजली की मिसाल ले लें ना, बिजली के ऊपर इससे पूरे पाकिस्तान के अगर आप रेट देखें वो बिजली के कम है। कराची के रेट सबसे ज्यादा बिजली के तकरीबन 5-5.5 रुपए एक्स्ट्रा PHL की मद में और सरचार्ज की मद में लिया जा रहा है और नाजायज लिया जा रहा है। वो कराची के इलेक्ट्रिक डिस्कोर्स में शामिल नहीं, वो गवर्नमेंट के उस टैरिफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन 683 अरब रुपए जो मार्कअप लग गया, जो वो सूद भर रहे हैं 21,100 के सर्कुलर डेट के ऊपर, उसमें कराची को भी शामिल कर लिया जाए कि आप भी इसमें 3 रुपए 32 पैसे फी यूनिट ज्यादा अपने बिल में भरें, जबकि हम उनसे ना वो बिजली ले ही नहीं रहे, ना गैस ले रहे, ना कोई और चीज ले रहे, मगर कैपेसिटी चार्जेस भी भरने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जौहर अली साहब, बिल्कुल साथ जुड़े रहिएगा। ताहिर अब्बासी साहब, अब ये सनतकार ये मतलब कहाँ जाएंगे, मतलब इस तरह के अगर इशूज सामने आ रहे हैं फरहान अब्बास साहब, मतलब एक तकलीफदेह मामला है। बात ये है, अभी बहुत अच्छी बात की है कि एक तो पुलिस की कमी है, ठीक है, हाँ। सेकेंडली आप ये देखें कि जब यहाँ पर क्राइम किसी छुरी से होगा तो समझ में आएगा कि भाई डीवेपनाइजेशन का बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि जब असला ही नहीं होगा, ये भी एक्ट पास करे ना डीवेपनाइजेशन का। वो तो या फिर पुलिस कह रही है वो हमने अब बहुत खत्म ही कर दिया। नहीं, कहां से खत्म कर दिया? जब तक गन नहीं होगी वो छीनेगा कैसे? क्राइम से कैमरा ऑफ होगा, उसको जाने का रास्ता मिल जाएगा। चले अगर उसको 1 to 1 भी करते हैं कि कोई छीनने आता है, छुरी लेता है, तो वो उसको काबू तो कर सकता है अपनी जान पे। आप सबसे पहले असले की रोक जो है, असला नहीं होना चाहिए कराची जैसे शहर में, इसको डीवेपनाइजेशन करें या फिर सबको शनाख्ती कार्ड की तरह दे दिया जाए तो वो अपनी सिक्योरिटी सेल्फ डिफेंस में खुद कर लें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब पुलिस अपना काम नहीं करेगी या इदारे अपना काम नहीं करेंगे और लोग जो है जानवरों की तरह जिबा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं रोडों के ऊपर, आप देखें क्या हाल है, हर चौथी क्लिप उठा के सोशल मीडिया पे देख लें कि वो छीन रहा है, उसको मार रहा है, उसको कोई डर ही नहीं, उससे पता है मैं छुट जाऊंगा। लेकिन इशू ये है कि वो रुक क्यों नहीं रहा? रुक इसलिए नहीं रहा कि उसके पास गन अवेलेबल है। अगर गन नहीं होगी, जिस दिन छुरी से मोबाइल छीनेगा, हम समझ जाएंगे भाई मुमकिन नहीं है ना, नहीं तो वो उसके लिए लॉ पास करें ना, जैसे अब रिस्पांस टीम दी है इस तरीके से डीवेपनाइजेशन का भी कोई लॉ पास करें, उसमें जिद्दत लाएं। हम प्रैक्टिस ही हमारी है। दूसरी बात ये कि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक के तो अमीर और नहीं, देखिए मेरी बात सुने, एक शख्स जेल में बैठा हुआ है, वो अपने फाइन पे बेचारे को कुछ 1000 रुपए फाइन जमा कराना है, वो बाहर नहीं आ पा रहा, और एक जो है वो मुख्तलिफ क्राइम करके भी, मल्टीपल करके भी वो जमानत पे बाहर आ जाता है। तो इसके लिए आ जाता है और आ जाती हैं, आ जाती भी हैं, आ जाता भी है, बहुत सारे लोग होते हैं। आज उनका भी केस आज देखिए एक नया क्राइम का सीन निकला, कल मैं फुटेज देख रहा था कि उसमें एक जगह एक बाइक के ऊपर नॉर्थ कराची में शायद वाकया हुआ है, उसमें खातून बैठी हुई है, आगे बंदा बैठा हुआ है, फिर उसको छीन रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि वो खातून को जब कोई देखेगा तो उसका सिविक सेंस ये कहेगा कि तो डकैत नहीं हो सकती, फैमिली है। तो आप यहां तक चूंकि गुर्बत और ये हालात की वजह से भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको सबक सिखाया जाएगा, रिस्पांस टीम फौरन पहुंचेगी। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि वहां आप रिस्पांस टीम जहां है, जहां आप कैमरा सेफ सिटी लगा रहे हैं, उसी पोल के साथ आप एक बोर्ड भी लगाएं ताकि वो इंटर अपना अंगूठा लगाए और फौरन उसकी बात उससे ऑफिसर से हो जाए। मेन चीज तो पहुंचना है, और जो गाड़ी आ रही है उसमें ट्रैकर होना बहुत जरूरी है मोबाइल के अंदर, ताकि हमें पता चल सके कि वो किधर गई है और कहां जाके गायब हो गई है, और अगर उस पर क्राइम सीन पे पहुंची है तो वहां क्या इन्वेंट्री बनी है, वो कौन लोगों से बयान लिए गए, वहां तस्वीरें क्या खींची हैं, पर्सनल मूवी क्या है। अब जाहिर सी बात है जब बंदा मर गया, फारिग हो गया, उसके बाद एफआईआर कटी, क्राइम सीन से कुछ नहीं मिला आपको, तो एविडेंस कलेक्ट करना, फिर उसको कोर्ट तक पहुंचाना। फिर कोर्ट को बुरा कहते हैं सब लोग कि भाई कोर्ट से जमानत कैसे हो जाती है? भाई जमानत जब हो जाती है जब शहादत नहीं मिलती। प्रोसिक्यूशन आपको बेहतर बनानी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन का कानून, गवाहों का कानून, ये पहले भी जुल्फकार मिर्जा साहब के दौर में बहुत अच्छा एक लॉ पास हुआ था, गवाहों का, कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको लाया जाएगा, उनके लिए टीम बनाई जाएगी, तभी तो क्राइम खत्म होगा। क्राइम कभी भी खत्म नहीं हो सकता जब तक कि डीवेपनाइजेशन ना हो, गवाहों का निजाम ना हो और इन्वेस्टिगेशन का निजाम मजबूत ना हो।
और प्लस हमें क्रिमिनल एक्ट के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है। रिफॉर्म लाने चाहिए? देखें आप, जैसे एक्सीडेंट केसेस हैं उसमें रिफॉर्म चाहिए। क्या भाई जैसे 320 लग गई एक्सीडेंट पे, इसमें आप लाएं कि भाई अगर वो नशे में तो उस पे 302 लगाएं आप। इसी तरीके से अगर डकैती हो रही है और वो मकसद आपको पता है कि बंदे मिल गए आपको, तो उनका जैसे क्राइम रिकॉर्ड है कि ओप्स के जरिए, जो आंखों के जरिए जैसे कैमरा सिस्टम लगता है कि फौरन पकड़े जाते हैं। निजाम तो आए ना, उससे कुछ सर पकड़े जाए। मुसलसल मुल्जिमान होते हैं, मुख्तलिफ FIR 10-10 15-15 FIR बाहर घूम रहे होते हैं, पुलिस ही हमें बता रही तो होती है बता कि रहा हूं, जनाब देखें, ये 15वां FIR का मुल्जिम उसमें है। यही तो मसला है ना कि जब उसकी नाकुस प्रोसिक्यूशन नाकुस होगी, इन्वेस्टिगेशन नाकुस होगी, अदालत में सबूत नहीं होंगे, तो अदालत के पास देयर इज द नो आंसर, वो क्या देगी? वो छोड़ देगी उनको, क्योंकि हमारा लॉ ये कहता है कि डाउटफुल, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होगा उस पर छुट जाएगा वो। लेकिन जब आप डाउट ही क्रिएट, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्योर होगी, उसको बंदे को पकड़ा जाएगा और सजाओं का तनासुब ज्यादा होगा, तो क्राइम रेट कम होगा। आप देख लें किसी जो जितने भी मंशियात के केसेस हैं उनमें सजाएं सख्त है, तो आप देखें कि उसमें बंदा घबराता है नहीं। इसी तरीके से आप एक एक्ट बनाए जो खास तौर पे जो 420 के करीब अमवात हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ये बता दें। जिन माओ के लाडले बच्चे गए हैं, और इंजीनियर भी हैं उसमें, डॉक्टर भी हैं, इवन ये कि पढ़ी लिखी सोसाइटी के बच्चे हैं, यंग बच्चे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? कोई उसकी FIR दर्ज करेगा? इन सब की एक FIR होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई ये क्यों हुआ, किसने किया, और पुलिस थाना क्या कर रहा था उस वक्त, और इदारे क्या कर रहे थे उस वक्त। और दूसरी बात ये SSP ने क्या किरदार अदा किया, जो कि पूरा इलाका देखता है। SHO को अभी वो कह रहे थे कि भाई वो स्क्रीन लगा देंगे, वो मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग तो करेगा, लेकिन क्राइम कैसे खत्म होगा? क्राइम जब खत्म होगा जब डीवेपनाइजेशन होगी, और जो है क्या कहते हैं, जब ये कच्ची आबादियां खत्म होगी। अब कच्ची आबादी आप देखें सबसे बड़ा माजगा बना हुआ है वो, अब वो पता ही नहीं है, कोई स्कूटनी नहीं है, उस पे आप एक्ट पास करेंगे। भाई कच्ची आबादी में क्या हो रहा है? कच्ची आबादी में फ्री लाइट मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मेरी बात सुनिए, कच्ची आबादी हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको रेगुलराइज कर दें यार, लेकिन उसका डेटा तो आपके पास हो। एटलीस्ट वहां पर कोई शराबी रह रहा है, क्रिमिनल रह रहा है, वहां जाके छुप रहा है, वो किसे पता है? उसकी आपको एक एक्ट बनाना पड़ेगा कच्ची आबादी का, कि वहां पर जो अवाम रह रही है, मासियां हैं, लोग हैं, उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। वो बेसिकली वहां से वो क्राइम करके वहीं चले जाते हैं और फिर वो मिलते नहीं है किसी को। तो वो ये गलियां हैं, ये वाला गलियां। मैं आऊंगा। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की है फरहान अब्बास साहब। ताहिर अब्बासी साहब फील्ड रिपोर्टर है ना, आप भी चीजें देख रहे होते हैं, कहाँ गलती हो रही है, शहर को किस तरह बेहतर अंदाज में लेकर जाया जा सकता है? क्या आपके पास अपनी तजुर्बात हैं? हम चाहेंगे वो भी शेयर करें ना, क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग आप भी कर रहे होते हैं। अली रज़ा साहब, इस शहर का एक जो सबसे बड़ा मसला है वो गैर मकामी है। आप देखें शहर में जितनी वारदातें हैं, जितनी डकैती, बदावंत पर कत्ल गारत गिरी है, लोगों को गोलियां मारने के वाक़यात हैं, साथ ही गाड़ियों की बड़े पैमाने पर चोरी है, लिफ्टिंग है, सब ये जो मामलात हैं, इसमें अंदरून सिंध के कुछ बड़े गैंग्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ऑपरेशन चल रहा है ना ताहिर भाई साहब। वो इस सूरत हाल से इतना नहीं मिलता। अभी कुछ ऐसे इंकशाफात हैं कि कोरंगी के कुछ इलाके हैं जहाँ पर कच्चे के डाकुओं की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कोरंगी जोन में वारदातें कर रही है, और ये पुलिस इसका एतराफ़ करती है। साथ ही बलूचिस्तान इसमें हमें बड़ा मुतासिर कर रखा है। तो ये जो गैर मकामी जो कराची आते हैं, इनके आने का मकसद ना आज तक पूछा गया है, ना ही इनकी दाखिली और खारजी रास्तों पर कोई इस तरीके से एंट्री होती है कि ये कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं और क्या ला रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं। साथ ही अफगानिस्तान से जो गैर मकामी लोग पाकिस्तान आते हैं वो बासानी आ जाते हैं, बड़े शनाख्ती कार्ड उनके बनाए जाते हैं, उनके पास जाली पासपोर्ट भी हैं, वो सफ़र भी करते हैं, ना कि सिर्फ बड़ी वारदातें करते हैं। हालिया दिनों में तैमूरिया पुलिस से पुलिस मुकाबला किया था, इसमें जो डाकू मारा गया वो तहरीक तालिबान का कमांडर था, कराची में बड़े पैमाने पर वारदातें कर रहा था, वाइट करोला गैंग ऑपरेट कर रहा था। उस गैंग से मुतालिक जो इनकशाफात पुलिस ने किए हैं वो भी बहुत बड़े गए कि यहाँ से नकदी जो है वो हवाले के जरिए अफगानिस्तान जाती है, तलाई जेवरात वो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा और फिर अफगानिस्तान मुंतकिल करते गए। इस तरीके चैलेंजेस हैं कराची को। अंदरून सिंध में इस तरह के कुछ गैंग हैं जो कराची में काम कर गए हैं, बलूचिस्तान के बहुत बड़े बड़े गैंग हैं। मैं आप बताएं कि 35,000 मोटरसाइकिलें जो चोरी हुई हैं, इसका अगर तखमीना आप लगाएं तो तकरीबन 5 अरब रुपए से ज़ायद का बनता है। ये एक आपके शहर से निचली सबसे छोटी चोरी मोटरसाइकिल चोरी की वारदात है जो आपके मुतवस्सित तबके को 5 अरब रुपए का सालाना टीका लगा रही है। इसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं है क्योंकि बलूचिस्तान इसमें बहुत हमसे ताकतवर है, वो यहाँ आ रहा है, काम कर रहा है। इसमें गैंग्स काम कर रहे हैं, दाखिली और खारजी रास्ते पे जो चौकीदार हैं हम कह सकते हैं वो मिले थे। अच्छा फरहान भाई, बिल्कुल शॉर्ट टाइम रहेगी, आप दे दें ताकि मैं फिर जौहर साहब के पास चले जाऊं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप हमेशा जब भी कराची में, बिल्कुल जब भी कराची में
कोई बड़ी चीज हुई है, जलजला हुआ है, कोई बड़ी बात हुई है, तो हमेशा फौज आई है। मेरा कहना यह है कि इनके बस की बात नहीं है। आप फौज और पैरामिलिट्री फोर्स रेंजर्स को दें कराची 6 महीने के लिए, वही क्राइम साफ कर सकते हैं। और साथ में जो एजाज साहब ने बोला है, ये जो कैमराज और ये रिस्पॉन्स है, ये भी उनके हवाले कर दें। हमें उन पे एतमाद है, हमें उन पे एतमाद है। हमेशा से फौज ने हमें ऊपर रखा है, हमेशा हमारी प्रॉब्लम में पहुंचे। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, कराची वाले जितने भी हैं बहुत परेशान हैं। वो अपने बच्चों को भेज नहीं सकते, लड़कियां आ नहीं सकती, इवन ये कि गली में उनको जेवरात छीन लेते हैं ऐसे करके। भाई आपने देखा कि मतलब जानवरों की तरह, तो उनका इलाज भी जानवरों की तरह होना चाहिए। जैसे जानवरों के तरीके से वो लूट रहे हैं, ऐसी जानवरों के तरीके से उनका खात्मा होना चाहिए। फरहान अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, मौक़िफ़ दे रहे थे। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द लोग देखना चाहते हैं, मगर शहर के अंदर जो बढ़ते क्राइम हैं उसके मसाइल बड़े ही भयानक और संजीदा है, उनके हल जो है वो चाहते हैं। तमाम नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।